नेक्स्ट चैप्टर देखिए। नेक्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है कंट्रोल स्ट्रक्चर इन C++। ठीक है। A statement मैम used to नेक्स्ट चैप्टर control स्टार्ट करवा the दिया आपने। flow of execution in a program is called control structure। ठीक है। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है? जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसको उसके फ्लो को कंट्रोल करने के लिए जो स्टेटमेंट यूज होती है वो कंट्रोल स्ट्रक्चर कहलाती है। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने का मतलब ये है कि हम लोग एक से ज्यादा स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हमारे प्रोग्राम के अंदर होंगी। ठीक है। तो हम कंट्रोल करेंगे कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रन होगी और कौन सी रन नहीं होगी। ठीक है। तो यहाँ रिजल्ट मैम आवाज कौन कट सा कट के डिस्प्ले आ होगा रही है। कौन सा नहीं होगा। तो इस तरह के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए जो स्टेटमेंट यूज होती है वो क्या होती है? कंट्रोल स्ट्रक्चर कहलाती है। ठीक है। मैम मैम The instructions in a program can be organized by different control structures to control execution flow। Execution के flow को control करने के लिए different control structures use किए जाते हैं। The control structures are used to implement the program logic। लॉजिकल वे में प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के लिए जो हम स्टेटमेंट यूज करते हैं वो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कहलाती है। ठीक है। लॉजिकल वे में इस तरह ये है कि अगर हम लोग एवरेज फाइंड करना चाहते हैं प्रोग्राम किसी दो नंबर्स की, तो उसके लिए हमारे पास दो नंबर्स लाजमी होने चाहिए। पहले दो नंबर्स इनपुट होंगे। ठीक है। उसके बाद हम उनका एवरेज फाइंड कर सकते हैं। मैम आवाज कट कट के आ रही है, तुमको आवाज आ ही नहीं रही, आवाज Types का of इशू control है। structures. The instructions in a program can be organized in three different control structures to control execution flow। ठीक है। तीन है सीक्वेंस, सिलेक्शन, रेपिटेशन। सबसे पहला है सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर। इन सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर, अब इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि सीक्वेंस में फ्लो होना है। ठीक है। एग्जीक्यूशन सीक्वेंस में होनी है। In sequential structure, the statements are executed in the same order in which they are specified in program। जिस ऑर्डर में प्रोग्राम के अंदर लिखी जाती है उसी तरतीब में उसी ऑर्डर में स्टेटमेंट्स जो होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है। द कंट्रोल फ्लोज फ्रॉम वन स्टेटमेंट टू अदर इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। अभी जैसे एग्जांपल दी है एवरेज की, ये एडिशन की बात कर ले, दो नंबर्स का सम लेना है तो हमारे पास क्या होने चाहिए? सबसे पहले तो दो नंबर्स होने चाहिए, देन हम उनका सम फाइंड कर सकते हैं। तो एक स्टेटमेंट से दूसरी स्टेटमेंट पे जाना जो है ये सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है। ऑर्डर में ऑल स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड एग्जैक्टली वंस। हर स्टेटमेंट एक मरतबा ही एग्जीक्यूट होगी। नो स्टेटमेंट इज स्किप्ड और एंड नो स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड मोर देन वन टाइम। कोई भी स्टेटमेंट एक से ज्यादा मरतबा एग्जीक्यूट नहीं होगी और ना ही कोई स्टेटमेंट स्किप होगी सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर में। इसके आगे एग्जांपल देखें। Suppose a program inputs two numbers and displays average on screen. The program uses two statements to input numbers, one statement to calculate average and one statement to display the average number. These statements are executed in a sequence to find the average. All the statements are executed once when the program is executed। अब दो नंबर्स का हम लोगों ने सम करना है और इनपुट करवाने हैं। अब होता क्या है कि दो स्टेटमेंट्स हमें चाहिए नंबर्स को इनपुट करवाने के लिए। एक स्टेटमेंट हमें चाहिए जो कि उसके एवरेज को कैलकुलेट करे और एक स्टेटमेंट हमें चाहिए जो कि सी आउट करके हमें एवरेज नंबर को स्क्रीन पे डिस्प्ले करे। तो जितनी भी ये स्टेटमेंट्स हैं ये ऑर्डर के अंदर एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है। और सीक्वेंस होगा इन स्टेटमेंट्स के अंदर एग्जीक्यूट होते हुए। ठीक है। और कोई भी स्टेटमेंट इसके अंदर से स्किप नहीं होगी ना ही रिपीट होगी। ठीक है। अगर स्किप होगी तो एवरेज कैलकुलेट नहीं होगा और रेपिटेशन से कोई प्रोग्राम रेपिटेशन इसके अंदर नहीं होगी। ठीक है। इसका फ्लो चार्ट देखिए कैसा है। ये इस तरह रन होगी। सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट
एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट, सपोज करें फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट नंबर को एंटर करने के लिए, सेकंड स्टेटमेंट सेकंड को एंटर करने के लिए, थर्ड स्टेटमेंट क्या होगी, उनके एवरेज की कैलकुलेशन का फार्मूला डिफाइन करेगी, और फोर्थ स्टेटमेंट क्या करेगी, सी आउट कर देगी, डिस्प्ले कर देगी स्क्रीन के ऊपर उसके एवरेज को। ठीक है, तो ये सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर था जिसमें हर स्टेटमेंट जो है वो सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होगी। उससे नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था सिलेक्शन। A selection structure selects a statement or set of statements to execute on the basis of a condition। ठीक है, अब सिलेक्शन स्ट्रक्चर में क्या होगा, हमारे पास कंडीशन होगी, उस कंडीशन पे बेस करते हुए हम सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को हमने एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, इसके अंदर एक से ज्यादा स्टेटमेंट जो इसके अंदर जो होगी वो स्टेटमेंट जो होगी वो स्किप हो सकती है। ठीक है, जो सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था, ना तो उसके अंदर कोई स्टेटमेंट स्किप हो सकती थी और ना ही रिपीट हो सकती थी। लेकिन ये जो सिलेक्शन का है, ठीक है, ये जो सिलेक्शन का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कोई स्टेटमेंट स्किप भी हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, जो भी कंडीशन हम स्पेसिफाई करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। इन दिस स्ट्रक्चर स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इज एग्जीक्यूटेड व्हेन अ पर्टिकुलर कंडीशन इज ट्रू एंड इग्नोर्ड व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। अब इस स्ट्रक्चर में क्या होगा कि अगर तो वो ट्रू होगी स्टेटमेंट तो वो एग्जीक्यूट कर देगी, अगर फॉल्स होगी तो वो इग्नोर करेगी, स्क्रीन के ऊपर हमें शो नहीं होगा आगे कि ये फॉल्स है। ठीक है, वो इग्नोर कर देगी, उस केस में हमारे पास आउटपुट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं होगी। ठीक है, या इसको बुलियन रिजल्ट भी कह सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, अगर स्टेटमेंट ट्रू है, अगर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है तो ट्रू हमारे पास रिजल्ट आएगी, अगर इग्नोर होगी तो फॉल्स का रिजल्ट हमारे सामने डिस्प्ले नहीं होगा। लेकिन रिजल्ट इसका क्या बनेगा, ठीक है, वो क्या बनेगा, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, बूलियन रिजल्ट आएगा। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के अंदर डिफरेंट सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर इफ एल्स एंड स्विच ये है, और इससे रिलेटेड प्रोग्राम, इनका सिंटैक्स क्या होता है, इनका फॉर्मेट क्या होता है, इनका फ्लो चार्ट क्या होता है, ये सारा हम नेक्स्ट अब इफ पढ़ेंगे, इफ एल्स पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर स्विच स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके अंदर देखेंगे कि ये क्या है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जांपल है, सिलेक्शन की एग्जांपल है। ठीक है, सपोज अ प्रोग्राम इनपुट्स द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट एंड डिस्प्ले अ मैसेज ऑन स्क्रीन वेदर अ स्टूडेंट इज फेल और पास। अब अगेन देखें, पास और फेल रिजल्ट शो होना है, अगेन बुलियन रिजल्ट है। ठीक है, बुलियन रिजल्ट है। It displays pass if the student gets 40 or more than 40 marks. It displays fail when the marks are below 40. ठीक है, अब ये क्या करना है कि अगर तो मार्क्स 40 या 40 से ग्रेटर होंगे तो वो पास डिस्प्ले करेगा, अगर 40 से कम होंगे तो वो क्या करेगा, फेल डिस्प्ले करेगा। द प्रोग्राम चेक्स द मार्क्स बिफोर डिस्प्लेइंग द मैसेज। अब हम यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे कि अगर मार्क्स 40 या 40 से ग्रेटर है, ठीक है, तो वो पास डिस्प्ले कर देगा, अगर 40 से लेस होगा तो फेल डिस्प्ले करेगा। ठीक है, अब ये देखें, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स कैसे एग्जीक्यूट होती है। यहाँ पे कोई कंडीशन होगी, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग वो स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स होगी। ठीक है, अगर अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी, अगर स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो ये इसका एग्जीक्यूशन ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट इस तरह से होती है। यहाँ पे एक कंडीशन स्पेसिफाई कर दी जाती है, अगर वो ट्रू हो तो स्टेटमेंट 1, अगर फॉल्स हो तो स्टेटमेंट 2। आगे रेपिटेशन,
repetition structure. A repetition structure executes a statement or set of statements repeatedly. अब जो हमारे पास ये तीन स्ट्रक्चर में थ्री डिफरेंट चीजें आ रही हैं। सबसे पहले जो सिलेक्शन का था, सिलेक्शन का जो स्ट्रक्चर था, तो सॉरी सबसे पहले जो सीक्वेंस का स्ट्रक्चर था उसके अंदर ना तो कोई स्टेटमेंट स्किप हो सकती थी, ठीक है, और ना ही एक कोई स्टेटमेंट रिपीट हो सकती थी। जो सिलेक्शन का स्ट्रक्चर था उसके अंदर स्टेटमेंट स्किप हो सकती थी, ठीक है। और रेपिटेशन के स्ट्रक्चर में जो है वो स्टेटमेंट क्या होगी, रिपीट होगी। इट इज आल्सो नोन एज आइट्रेशन स्ट्रक्चर और लूप। आगे लूप स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे डिटेल में तो आप देखेंगे कैसे आइट्रेशन होती है। आइट्रेशन आप लोगों ने की होगी, जब आइट्रेशन आप लोगों ने की होगी, आइट्रेशन में क्या होते हैं, एक या एक से ज्यादा स्टेप क्या बार बार रिपीट हो रहा होता है, तो इस वजह से रेपिटेशन स्ट्रक्चर को हम आइट्रेशन स्ट्रक्चर भी कहते हैं या फिर लूप भी कहते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेपिटेशन स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के अंदर डिफरेंट रेपिटेशन स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, और वो क्या है, व्हाइल, डू व्हाइल, फॉर। हम इनको भी आगे डिटेल में इनका सिंटैक्स, इनका फॉर्मेट, इन प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, ठीक है, वो सारा देखेंगे। इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होती है, यहाँ पे एक कंडीशन है, ठीक है, अगर तो वो कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट होगी। अगेन फिर यहाँ से ऊपर जाएंगे, अगेन स्टेटमेंट ट्रू होगी, अगेन वो क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, ठीक है। और अगर स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ये देखें, ये इसकी आइटरेटिव स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने का फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन है ट्रू और फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, यहाँ पे एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट भी हो सकता है, स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं, वो एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। अगेन हम इस पे चले जाएंगे, अगर वो कंडीशन अगेन ट्रू होगी तो अगेन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। अब हम कंडीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर या स्ट्रक्चर्स के अंदर किस टाइप की हमारे पास स्टेट कंडीशंस होती हैं। इससे पहले फंक्शन कॉल देख लें, ये मैंने आप लोगों को एक मतलब पहले भी क्लास में बताया था। फंक्शन कॉल इज द टाइप ऑफ स्टेटमेंट दैट मूव्स द कंट्रोल टू अनदर ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। फंक्शन कॉल जो होता है वो स्टेटमेंट होती है जो कि कंट्रोल को किसी दूसरे ब्लॉक में मूव करवा देता है। द कंट्रोल रिटर्न बैक आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑल स्टेटमेंट इन द ब्लॉक। ब्लॉक के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट होगी वो कंट्रोल वो एग्जीक्यूट होने के बाद अगेन मेन स्टेटमेंट के ऊपर कंट्रोल हमारा आ जाएगा, ठीक है। द रिमेनिंग स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली आफ्टर द फंक्शन कॉल व्हेन द कंट्रोल इज रिटर्न, ठीक है। अब मैं इसको आपको बताती हूँ इसके एग्जीक्यूशन चार्ट से क्या होगा। जो हमारे पास हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट होगी, इसके बाद हम फंक्शन कॉल पे आएंगे। अब फंक्शन कॉल क्या करेगा, कंट्रोल को इस ब्लॉक के अंदर मूव कर देगा। इस ब्लॉक के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो वन बाय वन एग्जीक्यूट होंगी, और तमाम स्टेटमेंट्स के एग्जीक्यूट होने के बाद जो हमारा कंट्रोल होगा हमारे प्रोग्राम के मेन प्रोग्राम में आ जाएगा, और फंक्शन कॉल के बाद जितनी भी स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब फंक्शन कॉल, अगर हमारे क्वेश्चन में मेंशन किया हो कि फंक्शन कॉल को यूज करते हुए हमने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना है या रन करवाना है, तो हमें फिर फंक्शन कॉल को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपकी बुक का 9 चैप्टर है, जब वहां पे आएंगे तो फिर वो डिटेल देख लेंगे। यहाँ पे जस्ट ये था कि फंक्शन कॉल होता क्या है। फंक्शन कॉल इस तरह है कि हमारे पास हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जहाँ पे फंक्शन कॉल आएगा तो मेन फंक्शन से हम फंक्शन कॉल के ब्लॉक में जाएंगे, वहाँ पे वन बाय वन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। और जब तमाम स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, वापस हम अपने मेन प्रोग्राम में वापस आएंगे, और फंक्शन कॉल के बाद जितनी स्टेटमेंट्स होंगी वो
रन होंगी या एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, ये इसका एक फ्लो चार्ट है। ठीक है, इसकी एग्जांपल आप लोगों को जब इस चैप्टर में जाएंगे तब करेंगे। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर इन मेन फंक्शन, जो कि मेन फंक्शन के अंदर एक नंबर को मैम आज के लिए इनपुट इतना ही करे काफी है। एंड पासिस द नंबर टू अ फंक्शन। अब ये फंक्शन कॉल की बात हो रही है कि अब उस नंबर को मैम फंक्शन नेक्स्ट कॉल चैप्टर में कल हमने से स्टार्ट कर ले जाना लेंगे है। द प्लीज। फंक्शन डिस्प्लेस टेबल ऑफ दैट नंबर। ठीक है, और फंक्शन जो है वो उस नंबर का टेबल डिस्प्ले करे। अब ये देखें, यहाँ पे हमारा फंक्शन सॉरी प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। प्रोग्राम में हम लोगों ने क्या करना है, एक नंबर इनपुट करवाना है। ठीक है, ये नंबर इनपुट करवा रहे हैं। फिर यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन कॉल का बनाया है, सिंटैक्स बनाया है। ठीक है, अब यहाँ से ये कहाँ पे मूव कर जाएगा, यहाँ पे मूव कर जाएगा। यहाँ पे लिखा है ना टेबल नंबर, तो टेबल एंड यहाँ पे मूव कर जाएगा। ये सारा जो फ्लो चार्ट है यहाँ ये वाला, ये क्या है, ये टेबल डिस्प्ले टेबल की कैलकुलेशन है। मीन्स अगर हमारे पास 3 होगा, 3 नंबर हम एंटर करेंगे, तो ये जो फ्लो चार्ट है जो राइट साइड पर डिस्प्ले हो रहा है, ये 3 का टेबल कैलकुलेट करेगा। हम 5 एंटर करेंगे, हम 6 एंटर करेंगे, हम जो नंबर एंटर करेंगे वो इसका टेबल कैलकुलेट करेगा। जब सारा टेबल कैलकुलेट हो जाएगा, हम लास्ट स्टेटमेंट के ऊपर यहाँ पे पहुँच जाएंगे। इसके बाद ये अगेन यहाँ पे फंक्शन कॉल में पहुँच जाएगा और इसके बाद ये यहाँ पे एंड हो जाएगा। तो इस तरह से फंक्शन कॉल का ये फ्लो चार्ट है। नेक्स्ट है रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, हम लोगों ने बात की थी कि जो हमारे पास स्ट्रक्चर होते हैं, सीक्वेंस स्ट्रक्चर हो, रेपिटेशन स्ट्रक्चर हो, ठीक है, या सिलेक्शन स्ट्रक्चर हो, उसमें हम कंडीशन सीक्वेंस स्ट्रक्चर में हमें कंडीशन की ज़रूरत नहीं होती, वो 1 बाय 1 वैसे ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती जाती है। लेकिन जो सिलेक्शन का या रेपिटेशन का स्ट्रक्चर होता है उसमें हमें कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कंडीशंस के लिए हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स चाहिए। तो वो रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन से हैं, ये ग्रेटर देन, आप मैथ के स्टूडेंट, आप लोगों को मैथ का ये पता होगा। ठीक है, greater than operator returns true if the value on left side of greater than is if of this symbol is greater than the value on right side, otherwise returns false। अब ये देखिए, अगर मैं लिख रही हूँ 15 greater than 20, तो देखें इस ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू है वो लेस है राइट साइड पे, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और अगर मैं ये लिखूंगी तो ये क्या करेगा, ये ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को पता है। लेस देन ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू if the value on left side of this symbol is less than the value on right side, otherwise returns false। ठीक है, इक्वल, अब वैसे तो हम मैथ में इक्वल के लिए एक ही इक्वल का सिंबल यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे C++ स्टेटमेंट के अंदर डबल इक्वल का साइन है। ठीक है, equal to operator returns true if the value on both sides of this symbol are equal, otherwise returns false। ठीक है, इसको देखें आगे, ये greater than or equal to operator returns true if the value on left side of this symbol is greater or equal to the value on right side, otherwise returns false। less than equal to operator less than or equal to operator returns true if the value on left side of this symbol is less than or equal to the value on right side, otherwise returns false। अब ये चीजें तो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे नॉट इक्वल के लिए ये एक्सक्लेमेशन साइन के साथ इक्वल का साइन है। ठीक है, तो ये नॉट C++ स्टेटमेंट में नॉट इक्वल के लिए यूज होता है। जहाँ पे भी ये लिखा हो उसका मतलब कि नॉट इक्वल।
The not equal to operator returns true if the value on the left side of this symbol is not equal to the value on right side. ठीक है, otherwise returns false. ये कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स थे, ठीक है, जो कि हम यूज करते थे. यहाँ पे देख ले, रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज टू स्पेसिफाई कंडीशन इन प्रोग्राम. प्रोग्राम के अंदर कंडीशंस को स्पेसिफाई करने के लिए यूज होते हैं. A relational operator compares two values. कैसे कंपेयर करेगा? अगर ग्रेटर देन ऑपरेटर होगा, लेस देन ऑपरेटर होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा और लेस देन इक्वल टू होगा, तो वो क्या करेगा? वैल्यूज को कंपेयर करेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा? रिजल्ट, बूलियन रिजल्ट को प्रोड्यूस करेगा जो कि ट्रू और फॉल्स हो सकता है. द रिलेशनल ऑपरेटर्स आर कॉल्ड कंडीशनल ऑपरेटर, क्योंकि इसके अंदर एक कंडीशन स्पेसिफाई होती है. और कंपैरिजन ऑपरेटर्स, हम कंपैरिजन जो लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जो चार रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, ये कंपेयर कर रहे होते हैं वैल्यूज को. तो इस वजह से इसको जो नॉट इक्वल है वो भी एक सेंस में कंपेयर कर रहा है कि वैल्यूज इक्वल है या नहीं है. तो इस वजह से इसको कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहते हैं. कंडीशनल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स या कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहते हैं. एज द टेस्ट कंडीशन दैट आर आइदर ट्रू और फॉल्स. ठीक है, तो कंडीशंस को स्पेसिफाई करने के लिए जो ऑपरेटर्स यूज होते हैं वो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, उनको कंडीशनल ऑपरेटर्स भी कहते हैं और कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी. बस करें. आगे रिलेशनल एक्सप्रेशन. आप लोग इक्वेशंस की हुई हैं, हम कहते हैं कि जो बाइनरी ऑपरेशन या बाइनरी रिलेशन की बात करते हैं. मैम बहुत ज्यादा हो गया, बस कर दे मैम. प्लस माइनस हो, इक्वल का साइन हो, नॉट इक्वल का साइन हो, नहीं आ रही ठीक है, वो बाइनरी ऑपरेशंस कहलाते हैं. और जिस मैथमेटिकल या अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के अंदर होता है उनको इक्वेशन या इनइक्वालिटी कहते हैं. ये चीजें आप लोगों ने मैथ में पढ़ी होंगी. ठीक है, तो सिमिलरली हमारे पास पहले रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, जैसे बाइनरी ऑपरेशंस होते थे हमारे पास प्लस माइनस. तो रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू है. ठीक है, और नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है. ठीक है, और वो जब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के अंदर यूज होते हैं तो इक्वेशन, तो उसको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, तो उसको इक्वेशन या इनइक्वालिटी कहते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पे अ रिलेशनल एक्सप्रेशन इज अ स्टेटमेंट दैट यूजेस रिलेशनल ऑपरेटर्स. जिस एक्सप्रेशन के अंदर रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज हो रहा हो वो क्या कहलाता है? रिलेशनल एक्सप्रेशन. ठीक है, द रिजल्ट ऑफ अ रिलेशनल एक्सप्रेशन कैन बी ट्रू और फॉल्स. अगेन बुलियन रिजल्ट होगा. बोथ साइड्स ऑफ अ रिलेशनल एक्सप्रेशन कैन बी कांस्टेंट, वेरिएबल और अरिथमेटिक एक्सप्रेशन. ये भी आप लोगों ने उसमें इक्वेशन में या अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में देखा है कि एक्स वाई वेरिएबल हो सकते हैं. ठीक है, कोई कांस्टेंट हो सकता है, कोई वेरिएबल, कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हो सकता है. तो ये चीजें वही है. अब लास्ट स्लाइड है, देखें, एग्जांपल है कुछ. रिलेशनल एक्सप्रेशन है यहाँ पे और इस साइड पे रिजल्ट डिस्प्ले की है. तो 100 ग्रेटर देन 15, ये आप लोगों को पता है 100 ग्रेटर देन 15 तो ट्रू हमारे सामने आ जाएगा. 25 लेस देन 5 ये फॉल्स है तो फॉल्स डिस्प्ले होगा. 30 लेस देन इक्वल टू 12 तो ये फॉल्स है तो फॉल्स डिस्प्ले होगा. 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ये ट्रू है तो ये डिस्प्ले होगा. अब ये वाली चीज जो है ये अभी फिलहाल छोड़ दें. ठीक है, ये नेक्स्ट जब आएगा तब करेंगे. 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हम 0 को किसी भी तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, लेस देन के साथ या ग्रेटर देन के साथ, तो वो क्या होगा? ट्रू. ठीक है, 0 लेस देन इक्वल टू 0 ये भी ट्रू है. अब यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, डिफरेंट है मैथ से. ये जो एक्सक्लेमेशन साइन के साथ इक्वल का साइन होता है ये नॉट इक्वल C++ में हमें देता है. ठीक है, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 2, तो ऑफ कोर्स 1 2 के इक्वल नहीं होता. तो ये क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा. ठीक है,
और 5 इज नॉट इक्वल टू 5। ये जो एक्सक्लेमेशन इक्वल के साइन के साथ यूज होता है, ये क्या होता है, नॉट इक्वल के लिए यूज होता है सी प्लस प्लस स्टेटमेंट्स के अंदर, तो ये फॉल्स होगा। तो इस तरह से ये रिलेशनल एक्सप्रेशन हो सकते हैं जिसके अंदर कांस्टेंट वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और आगे इनके बूलियन बूलियन रिजल्ट शो होते हैं, ये इस तरह होते हैं। ये जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, रिलेशनल एक्सप्रेशन है, ये चीजें तो आप लोगों ने मैथ में पढ़ी होंगी, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने नया टॉपिक स्टार्ट किया था, कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है स्ट्रक्चर, और उसकी 3 टाइप्स पड़ी थी, और 3 टाइप्स में हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया था कि जो सीक्वेंस स्ट्रक्चर है वो एज इट इज 1 बाय 1 स्टेटमेंट डिस्प्ले होती है, एग्जीक्यूट होती है, ना कोई स्टेटमेंट स्किप होती है और ना ही रिपीट होती है। सिलेक्शन में क्या होता है कि जो हम कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं जिसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट क्या होती है, एग्जीक्यूट होती है, और इसके अंदर स्किप, इसके अंदर जो वो कोई स्टेटमेंट स्किप भी हो सकती है शुरू करेंगे। कंडीशन के अकॉर्डिंग। थर्ड हम लोगों ने रेपिटेशन देखा था जिसके अंदर स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट जो होती थी वो रिपीट हो सकती थी, रेपिटेशन होती थी, उसको इटरेटिव स्ट्रक्चर भी कहते थे या लूप भी कहते थे। फिर नेक्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर और रिलेशनल एक्सप्रेशन, ये आप लोगों ने मैथ में भी मोस्टली किए हुए हैं, ठीक है। तो ये तो था आज का लेक्चर।